हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, येस्टरडे जो मैंने वीडियो डाला था विद प्रॉपर गणित एंड प्रॉपर मैथ अबाउट सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, उसके बाद काफी कमेंट्स में लोगों ने मतलब कपल ऑफ कमेंट्स में पीपल पुट आउट रियल एस्टेट स्टिल एज अ बेटर ऑप्शन। सो दैट गॉट मी थिंकिंग दैट कहीं ना कहीं, स्पेशली आई थिंक विद इंडियंस, ये थोड़ा रेयर व्यू मिरर हमें बहुत ज्यादा दिखता है, जिसको रीसेंसी बायस भी कहते हैं। हमें जो लास्ट 5 साल में हुआ है वो याद रहेगा, लेकिन वी डोंट लुक एट अ 30 ईयर पीरियड। एंड ऑल्दो इस टॉपिक पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं आज आपको फिर दिखाऊंगा, एंड दिस इज नॉट अ रिपीट वीडियो। इट्स जस्ट टेलिंग यू रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स। आप फिलहाल इस वीडियो में स्टॉक्स को मत पकड़ो। डोंट कंसिडर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, इसीलिए ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं। बट म्यूचुअल फंड्स, कोई भी म्यूचुअल फंड आप लेते हो, उसका मिनिमम होल्डिंग कैपेसिटी 15 साल, नहीं तो 10 साल होना चाहिए फॉर इट टू शो यू द रिटर्न्स। क्योंकि जो चीज आप रियल एस्टेट में करते हो, प्रॉपर्टी लेके भूल गए, 30 साल 40 साल तक पड़ी है, वही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड में करोगे तो आपको एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन दिखेगा। अग्रीड, मैं किसी चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ। सी, प्लीज डोंट फील दैट आई एम वन ऑफ दोज other YouTube finfluencers. I'm not a finfluencer, first of all. I'm just a normal person who expresses views on YouTube. मैं वो दूसरे मिलियन सब्सक्राइबर्स वालों में से नहीं हूँ। मैं आपका अपना बनना चाहता था, एंड आई एम वन ऑफ योर ओन। जैसे मेरे एक बेचारे, मेरे बहुत सारे यंगर ब्रदर्स हैं, कंसिडर मी, बोलते भी हैं कि आप जो बोलते हो बड़े भाई की तरह। क्योंकि हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, 14,000 सब्सक्राइबर है। सो आई एम नॉट दोज इन्फ्लुएंसर्स जो बोलेंगे कि रियल एस्टेट बेकार है, सिर्फ स्टॉक्स में कीजिए, सिर्फ ऑप्शंस कीजिए। बिल्कुल नहीं। एक बैलेंस डाइट सबसे अच्छा होता है, सारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। एक बैलेंस पोर्टफोलियो उससे भी ज्यादा जरूरी है फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे नेचुरल बॉडी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे फाइनेंशियल हेल्थ भी। उसको एक को दूसरे से अलग क्यों कर, या किसी भी चीज में एक्सट्रीम व्यू देने की क्या जरूरत है कि ये अच्छा है तो ये बुरा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये माइंडसेट ही अपना प्रॉब्लम है। आई नो आज मैं थोड़ा अलग फिलोसॉफिकल या थोड़े साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करूँ, बट दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल डिसीजंस आर 75% बिहेवियरल। आपका जैसा बिहेवियर है, जैसा आपका डिसिप्लिन है, उस हिसाब से आपकी एस आई पीज। मेरे कितने सारे कलीग्स हैं जिनको 2021 में, जिन्होंने बहुत जोश में एसआईपी शुरू किया था, और मैं खुश भी होता था कि वो अच्छी जगह कर रहे थे। आज अगर वो सिर्फ कंटिन्यू करते तो उनके करोड़ों रुपए ऐसे ही बन गए होते। 50,000 की एसआईपी किसी ने शुरू की थी बैंगलोर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट एक डेढ़ साल बाद बंद कर दी, क्योंकि 2022 में मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ था। आपको याद होगा, जून तक निफ्टी वॉज 15,400 का बॉटम निफ्टी पे था, 2022 15 जून के आसपास। तभी बंद कर दी उन्होंने। फिर क्या किया, जो पैसे थे उसको इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी उठा ली बैंगलोर। अब वो कहते हैं कि चलो मेरी प्रॉपर्टी, और उसमें लोन लिया है, माइंड यू, ईएमआई लिया है। ईएमआई इज द बिगेस्ट साइलेंट किलर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। ईएमआई इज द बिगेस्ट साइलेंट किलर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। क्योंकि उन्होंने ले तो लिया, अब वो बोलते हैं देखा मैंने प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ली थी, अभी बैंगलोर का इतना बूम हो गया, अभी उसका भाव 2 करोड़ है। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन है आप लोगों को, जो एक तरफा रियल एस्टेट को ऊपर चढ़ा चढ़ा के अपने ब्रोकर्स लोग की जेबें भरी है बस। आज वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ है ना, क्या आप वो प्रॉपर्टी बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना, क्योंकि आप रह रहे हो या आपने रेंट पे चढ़ाई हुई। तो जो चीज आप इन्वेस्ट करते हो या पैसे डालते हो, और वो आप वक्त आने पे बेच नहीं सकते ना, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। उसको इन्वेस्टमेंट बोल के अपना ईगो सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स आर एन इन्वेस्टमेंट। तो जब पैसे की जरूरत होगी, अगर, और अगर पैसे बने हुए हैं, 5 मिनट में बटन दबा के सेल करके वो फंड आपके बैंक अकाउंट में बिना सवाल पूछे आ जाए। रियल एस्टेट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हर फैमिली को रहने के लिए अपनी चादर के हिसाब से, जितना पैर है उतनी चादर फैलाओ के हिसाब से एक घर होना चाहिए। इंडिया में, as per RBI's report, 82% of our savings have gone into gold and real estate traditionally, और इक्विटी मार्केट्स में पैसा अब तक सिर्फ 5 या 7% आया।
इसीलिए इक्विटी मार्केट्स का फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि ओवर सप्लाई रियल एस्टेट में है, इक्विटी में अभी भी अंडर सप्लाई। और ये 5-7% आगे जाके 15 या 20% भी हुआ तो हमारा मार्केट कैप 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स हैव अ ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स 25,000 करोड़ उस टाइम पे एसआईपी ले रहे हैं अंदर, जिस टाइम बाजार गिरा हुआ था। एसआईपी रुकी नहीं है, लमसम फंड्स रुके हैं, वो हर बार साइकोलॉजिकली रुकते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। बट मार्केट में करेक्शन आया 14-15%, ठीक ठाक है, वो छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं। बड़ा करेक्शन किसको बोलेंगे? 30% निफ्टी साफ हो गया, दैट इज क्रैश। तो वो तो नहीं आया, और वो शायद दिख भी नहीं रहा है। वो मैं आपको बताऊंगा एक मेरे नेक्स्ट वीडियो में कि निफ्टी के लेवल्स का परफेक्ट एनालिसिस आपको दिखेगा, आप खुश हो जाओगे। अगला वीडियो मेरा जरूर देखना, मंडे को जो आएगा, मंडे 24 मार्च को जो आएगा। बट स्पीकिंग ऑफ टुडे, वी वर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट वर्सेस एसडब्ल्यूपी वर्सेस गोल्ड। इसको वर्सेस करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं, तीनों अलग अलग चीजें। मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि कभी भी इसको कंपेयर मत कीजिए। एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन है, लेकिन आप भूल जाते हो, फिर उसमें फाइनेंस आता है, फिर उसमें बिहेवियरल फाइनेंस आता है। और आप लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, तो प्लीज कैलकुलेट द मेंटेनेंस। इधर कोई मेंटेनेंस का कॉस्ट ही नहीं गिनता है। महीने का मेंटेनेंस बहुत बड़ा कॉस्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे मुंबई में ही एक एरिया में 2.5 करोड़ का घर पकड़ लो आप। 2.5, एक्चुअली वो 2.75 करोड़ है, लेकिन चलो 25 लाख रुपए डिस्काउंट। 2.5, 2.5 करोड़ का घर, वो अगर कोई लेने जाएगा तो डाउन पेमेंट है 50 लाख रुपीज, 20%, राइट? और 2 करोड़ का लोन। अब 2 करोड़ का कोई लोन लेगा तो एज पर बेसिक मैथ्स उसका ईएमआई बैठेगा महीने का, मंथली 1,60,000 के आसपास, करेक्ट? 2 करोड़ का लोन पे ईएमआई 1,60,000, प्लस उसको घर का मेंटेनेंस देना। इतना बड़ा घर होगा तो मेंटेनेंस 7,000 के आसपास होगा, सो 1,67,000। सिर्फ घर को 20 साल तक वो पट्टा अपने गले में बांध दिया, और वो गाना बन गया पट्टा, देखो बन गया पट्टा, याद है ना वो गाना? वो 20 साल तक आपने बांध दिया। घर आपका नहीं है। जैसे मैंने संजय कथुरिया जी के पॉडकास्ट में बहुत अच्छा उनका वर्जन सुना था, आपने भी सुना ही होगा। मैं फुल्ली तो डिसअग्री भी नहीं करूंगा, फुल्ली अग्री भी नहीं करूंगा, बट वो पट्टे वाली बात सही है। और उन्होंने कहा था कि ये 20 साल तक घर आपका नहीं है, बैंक का है, क्योंकि आपने बैंक से 80% लोन लिया है, तो जब तक वो लोन चुकता नहीं होता वो बैंक का है, आपका तो 20 साल बाद होएगा। और जब आप लोन लेते हो तो आपको पता है ना, आप डबल भरते हो। 1,60,000 को पर मंथ हो गया तो वो, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 20 साल के हिसाब से, आपको गणित समझ में आ जाएगा। एनीवे, वही घर सेम हमारे पास के जहाँ मैं रहता हूँ, बाजू के मतलब बिल्डिंग की बात है वो, और वो बिल्डिंग इतनी खास है भी नहीं। वहाँ स्ट्रे डॉग्स का प्रॉब्लम है। बारिश के टाइम पे इधर मुंबई में आपको भी पता होगा, जो लोग लोकल रहते हैं, पानी जमा होता है। 4 महीने तकलीफ रहती है, 8 महीने ठीक है। वो खाली अच्छी बिल्डिंग है, ग्लोरीफाइड है, उसका मेंटेनेंस 7,000 में कम पकड़ रहा हूँ, बट आप पकड़ो 1,67,000 गया। अब 1,67,000 मंथली जाने के लिए आपकी सैलरी कम से कम 2.5 लाख रुपए तो होनी चाहिए महीने की इन हैंड, ठीक है ना? अब अगर वही घर कोई रेंट पे जाके रहे तो आपको पता है उसका रेंट कितना है? 67,000, 70,000। और वो हर 2-3 साल में 10-10 टका बढ़ेगा। अगर फैमिली आएगी तो फैमिली को कंसेशन मिलता है, रेंट हर साल इधर मकान मालिक नहीं बढ़ाता। मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूं। प्लस डोंट फॉरगेट, अगर आप 2.5 करोड़ का घर खरीदोगे तो उसमें आप 6 या 7% स्टैम्प ड्यूटी भरोगे। अगर स्टैम्प ड्यूटी भर के 2.5 करोड़ कॉस्ट आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी है 60 टका। 7% ऑफ 2.5 करोड़ इज 17,50,000। वो आपने सीधा सीधा सरकार को दिया। डोंट आस्क मी वाई, वो स्टैम्प ड्यूटी है, ड्यूटी भरी आप। 17,50,000 मतलब वही, उसी पॉडकास्ट से मैं उठा रहा हूँ अच्छी चीजें, कि 70,000 का रेंट है। जब आप रेंट भरते हो ना, आप सारे फैसिलिटी एंजॉय करते हो और आप मेंटेनेंस नहीं भरते हो। सो 70,000 इंटू 12 मंथ्स इज 8,40,000 आपके साल के गए, ठीक है? तो अगर आप इसी को 20 साल 10-10% पे भी पकड़ोगे तो ट्रस्ट मी, आप 70,000 रेंट भरो और बाकी 30-40 हजार का एसआईपी करो। 1 लाख
1,60,000 तक तो खर्चा करने की जरूरत भी नहीं। आप सिर्फ 1 लाख रुपया अलग रखें, 70,000 रेंट भरें, बाकी 30 या 40,000 का ऊपर एसआईपी करें, 20 साल में देखो वो पैसा कितना ग्रो हो। एक्चुअली अभी हम लोग इंडिया में एक दो राह पे आ गए कि मैथमेटिकली इट डजंट मेक सेंस टू टेक अ लोन एंड बाय अ हाउस। पहले क्या होता था, रेंट और ईएमआई लगभग सिमिलर होता था, और कभी कभी ईएमआई थोड़ा कम होता था, रेंट ज्यादा, तो लोग ईएमआई लेके घर खरीद लेते 10 साल पहले। अभी ईएमआई इतना ज्यादा हो गया है और रेंट उतना बढ़ा नहीं है, तो अभी रेंट भरना एक बहुत पॉश एरिया में भी, जैसे पवई एक अच्छा खासा एरिया है, पवई में एक बेसिक 1-1.5 BHK भी आपको 40,000 में रेंट पे, 45,000 में मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप टैक्स ब्रेक क्लेम कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर कैपिटलिस्ट हैं, यू कैन शो दैट एज एन एक्सपेंस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बहुत चीजें हैं, रेंट में फायदे बहुत है। लेकिन मैं ऐसे अगेन डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट एक अलग विधा है, एक अलग चैप्टर है, उसको सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में घुसा के कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। मैंने कल वाले वीडियो में क्या बोला था दोस्तों, आप मेरा जस्ट इसके पहले वाला चेक करो फॉर पीपल हु हैवंट सीन इट। मैंने कहा था सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान उनके काम आएगा जिनके पास 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया है मिनिमम, और आप प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते। क्यों मैंने कहा था ऐसा? कितनी प्रॉपर्टी लोगे? 1,500 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है, उसमें आप रहते तो 600-700 स्क्वायर फीट में, बाकी जगह, ये किसी ने बहुत अच्छा मैंने सुना था, बाकी सी, इफ यू हैव अ बिग हाउस, बेसिकली यू विल स्टे इन हाफ ऑफ इट ओनली, बाकी तो आपका ईगो रह रहा है उसमें, योर ईगो इज स्टेइंग ओवर देयर। और करोगे क्या उसको मेंटेन करके? आज जॉब की कोई गारंटी नहीं है, इन्फ्लेशन सबसे हाई है, रेंट अपना, ईएमआई आपका, ईएमआई तो आपको हर डेट पे देना है ना, कुछ भी हो जाए, जॉब रहे या ना रहे, ईएमआई दो। प्लस अगर आपकी किसी और शहर में जॉब लग गई, जॉब स्विच तो होता है, किसी और कंट्री में लग गई, तो क्या दो दो जगह भरोगे? एक जगह ईएमआई, दूसरी जगह रेंट, कैसे भरोगे? वो भी तो सोचने वाली बात है ना। सो आई मीन, अक्षय कुमार का एग्जाम्पल बहुत आजकल वायरल हो रहा है, अपेरेंटली, नॉट, आई हैव नॉट चेक्ड द डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट थिंक आई हैव एक्सेस टू दैट, बट वो बड़े लोग हैं यार। उसने कुछ 2 करोड़ 80 लाख में एक 2017 में मुंबई के सबसे प्राइम एरिया में, शायद जुहू या वर्सोवा में, एक फ्लैट लिया होगा, 2 BHK 3 BHK जो भी, 2 करोड़ 80 लाख 2017 में। अब जाके जब भाव वापस आए रियल एस्टेट के, 4 करोड़ 30 लाख में बेचा, तो 1.5 करोड़ रुपया माइनस टैक्सेस ये वो वगैरह सब करके हाथ में पता नहीं कितना है। अगर आप मैथमेटिक्स करोगे, दिस इज वर्स देन एफडी रिटर्न्स ऑल्सो, बिकॉज अगर वही पैसा, मैं नहीं कह रहा हूँ निवेश करते, उसका आधा भी निवेश करते तो इसका डबल कमा लेते सही जगह, 2017 से 2025, 8 साल। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में नहीं, म्यूचुअल फंड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपेयर मत कीजिए। सबके लिए रहने के लिए एक घर जरूरी है, यू नीड वन हाउस, यू नीड, अगर पोर्टफोलियो है मेरा, सो 100 - योर एज, 100 - योर एज, सपोज आपकी एज है 35, तो 100 - 35 कितना हुआ? 65% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन इक्विटी, और उसमें से 65% म्यूचुअल फंड्स, 35% स्टॉक्स। ये एक मेरा थीसिस है, हम लोग फॉलो करते हैं एज के हिसाब। बाकी 35% में आप 20-25% रियल एस्टेट डाल दो, 10% गोल्ड डाल दो, खत्म करो। गोल्ड होना चाहिए 10%, 12% ऑफ एवरीबडीज पोर्टफोलियो, वी हैव ऑलवेज बीन एडवोकेट। बट अगेन, गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, वो आपने लिया है एज अ बैकअप, एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी ना, तो आप घर का सोना बेचोगे नहीं। ये तो आपकी नसीब अच्छा है आपका कि अभी सोना डबल हो गया 5 साल। तो साइकिल है ना, रियल एस्टेट की साइकिल, 2013 से लेके 22 तक, 9-10 साल वो प्राइस बढ़े ही नहीं, रियल एस्टेट वाज इन अ डंप, डंप था वो तो अब भी जाके कोविड के बाद वो रिवाइव हुआ। सिमिलरली गोल्ड, 2015-16 से लेके 2020 तक, आई डोंट थिंक वो ज्यादा कुछ बढ़ा है। वो तो तब सेंट्रल बैंक्स ने जाके खरीदा ग्लोबली, बिकॉज कोविड आया, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ बैक टू बैक, तो जब अनसर्टेनिटी आती है, तो जो सेंट्रल बैंक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने, सब ने, सारे सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदा, तो भाव ऊपर गया। ये साइकिल प्ले आउट हो गई। अब ये 8-10 साल तक ये दोनों एसेट क्लासेस फ्लैट टू पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन 4-5% से ज्यादा आपको ग्रोथ दिखेगा नहीं, और जो ग्रोथ दिख रहा है वो ओवर वैल्यूएशन है। इसके ऊपर गोल्ड एंड रियल एस्टेट में जो भी होगा,
वो टेम्पररीली ओवर वैल्यूएशन है, क्योंकि वो बढ़ेगा, मैं मानता हूँ बढ़ेगा, लेकिन वो बीच बीच में 5-6 साल वो एसेट सो जाता है। आपकी ईएमआई थोड़ी सो रही है, ईएमआई तो चल रही है। और इक्विटी इज द ओनली मार्केट, वो भी 5-6 साल स्लम्प रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स दैट इज द गेम ना। एसडब्ल्यूपी का गणित याद रखिए, वो आपको हर महीने दे रहा है पैसा, और आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है। अच्छा, एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। सी, वन बेसिक कैलकुलेशन आई वुड लाइक टू शो यू। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान कैलकुलेटर, बिकॉज तथ्य पे बात करेंगे ना, सीधा सीधा जो कल हमने जैसे बात, बेसिक चीजें दिखाऊंगा आपको, आप खुद समझ जाओगे। और ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से करो ना, कोई बड़ी बात। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, 1 करोड़। I'll share my screen, don't worry, I'll share my screen, show you। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो प्लीज आप प्लीज बेयर विथ मी। देखिए आ गया ये। अब देखिए, 1 करोड़ का एस डब्ल्यू पी है, ठीक है ना? ऑल ऑफ यू आर विथ मी, करेक्ट? 1 करोड़, 1 करोड़ एस डब्ल्यू। विड्रॉवल पर मंथ मैंने कल तो बहुत ज्यादा 75 लिया था, स्टिक टू 75,000। 9%, या 9% का विड्रॉवल। एफडी से 2% ज्यादा चाहिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मैं अगेन, मुझे ज्यादा पकड़ना चाहिए, बट मैं 14.5 पकड़ता हूँ एक्चुअली। आप इससे ज्यादा ही कमाओगे लुकिंग एट द इनफ्लो, बट ठीक है, आप कम पकड़ो। अब दिस इज द पॉइंट विच आई डिडंट मेंशन यस्टरडे। नाउ, इफ यू आर कंपेयरिंग दिस टू रियल एस्टेट, तो एप्पल्स टू एप्पल्स पूरा कंपेयर करो। रियल एस्टेट का मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना है? इन्फिनिटी है ना? इन्फिनिटी है ना? अगर आप 1 करोड़ का घर लोगे, तो वो बिकने तो वाला नहीं है कम से कम 30 साल तक। तो एस डब्ल्यू पी भी 30 साल तक, 40 साल रखो, 30 ईयर्स रखो। जब इसमें 30 ईयर्स आ रहा है, आपका नसीब अच्छा है। भाई कंपेयर अव्वल तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर ही रहे हो कि 1 करोड़ में एस डब्ल्यू पी ऐसा क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, 75,000 मंथली आपका घर चलाने के लिए, जितना भी घर उसमें चले, जिसका भी चले। 1 करोड़ के रियल एस्टेट में इंडिया में आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको 30,000 के ऊपर रेंट नहीं आएगा। यू विल बी लकी इन इंडिया इफ यू गेट 30,000 रेंट ऑन 1 करोड़। बराबर है? आप कमेंट्स में बताइए, अग्री या डिसएग्री। यहाँ आपको 1 करोड़ पे 75,000 मिल रहा है। अगर मैं उसको 30 साल तक, यही एस डब्ल्यू पी, 30 ईयर्स, क्योंकि मैं घर तो पकड़ूंगा ना 30 ईयर, कौन बेचता है घर? वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा, राइट? अगर मैं उसको 30 ईयर्स तक पकड़ के रखूं, तो आपका 1 करोड़ बन जाता है दोस्त। फेयर कंपैरिजन है ये। 20 करोड़, 20 करोड़ बन जाता है। अब आप बोलोगे, जैसे कल एक बंदे ने कमेंट में बोला था, प्लॉट के भाव बढ़ते हैं। हाँ, तो प्लॉट के भाव बढ़ते हैं, आप जाओ 1 करोड़ का प्लॉट ले लो, उस पे घर बनाओ, खर्चा करो, सब करो, फिर वो घर बिकने वाला थोड़ी है। एक मिनट, ये 20 करोड़ है हाँ? और ये सिंपल बेसिक 90% एक्यूरेट मैथमेटिक्स है। तो आज आप इंडिया में जाओ, ऐसी जगह जाओ और ऐसा घर ढूंढो जो आज 1 करोड़ का है, और जो 30 साल बाद 20 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा घर ढूंढो। लेकिन फिर उसको इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, उसको कंफ्यूज मत कीजिए। ये आपका प्योर इन्वेस्टमेंट है, जो 2.5 गुना ज्यादा आपको रेंट भी दे रहा है। 30,000 तो मैं बहुत ज्यादा पकड़ गया, 25 मिलता है, बट आप 30 पकड़ लो, आप खुश रहो, रियल एस्टेट वालों सब खुश रहो। 30,000 के बदले 75,000 पर मंथ भी दे रहा है। ऊपर से आपका 1 करोड़, 20 नहीं तो 15 करोड़ तो बन ही जाएगा, अगर मैं कैलकुलेशन में कुछ कम भी करूँ, है ना? डोंट गेट टैक्सेस, टैक्सेस सब में लगेंगे, तो इसमें टैक्सेस लाके इस पूरे कैलकुलेशन को आप वो मत कीजिए, खराब मत कीजिए। टैक्सेस तो आपको हर एक चीज में भरनी ही है, वो मतलब। और कल मैंने पकड़ा था 10 ईयर, 10 ईयर्स या 15 ईयर पीरियड, तो वो 1 करोड़ सिर्फ 3 करोड़ बन रहा था, कि अगर आपको विड्रॉ करना पड़े। बट सर्वे सर्वा, अगर आप म्यूचुअल फंड पकड़ सकते हो 30 साल, जो पकड़ना चाहिए आइडियली, तो वो 20 करोड़ तो वैसे ही बन रहा है। जैसे आपके घर की वैल्यू बढ़ती है, फंड्स की वैल्यू तो डबल ट्रिपल कंपाउंड होगी ना। 1 करोड़ का घर आज लिया हुआ, 30 साल बाद, इन अ मार्केट ऑफ ओवर सप्लाई, रियल एस्टेट का ओवर सप्लाई, भाई वो इन्फ्लेशन लिहाज मैक्सिमम एक वाला 5 होएगा, 6 होएगा यार, 15-20 थोड़ी ना होने वाला है। आप रियलिस्टिक रहो। आज आपका जो बॉम्बे में जितने लोग मुंबई वाले या दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले देख रहे हो मुझे, गुड़गांव का आज अगर 3 करोड़ का घर है, क्या वो 30 साल बाद 15 करोड़ का होगा? मे बी।
चांसेस बहुत कम है क्योंकि ओवर सप्लाई का मार्केट है। 12-15 होगा, वही 3 करोड़ इसमें डालोगे तो वो तो 60 करोड़ दिख रहा है, 60 करोड़। तो फाइनेंशियली तो डोंट कंपेयर। रायते में गुलाब जामुन डाल के तो आप नहीं खाओगे ना। तो रायते और गुलाब जामुन को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट अलग है, एसडब्ल्यूपी अलग है। ये एसडब्ल्यूपी उनके लिए है जिनको एक फिक्स्ड मंथली इनकम चाहिए अपना घर चलाने के लिए, और एफडी वो नहीं करना चाहते क्योंकि एफडी में आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ ग्रो नहीं करता है, वो वैसा का वैसा ऐसे ही सोता रहेगा टॉर्टोइस की तरह, जैसे टॉर्टोइस रेस, सॉरी हेयर, हेयर की तरह। जैसे हेयर विनिंग रेस, विनिंग मोमेंट पे पहुंच के सो गया था ना, वो वैसे सोता रहे। एफडी का द कंपैरिजन शुड बी विद एफडी, एप्पल्स टू एप्पल्स, डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। एफडी से बेटर ऑप्शन है एस डब्ल्यू पी, हैंड्स डाउन, पीरियड। इसको आप कोई भी एक्सेल शीट पे चेक कर लो। एफडी 7.5-8% देता है। एसडब्ल्यूपी में मैंने 9% पकड़ा है क्योंकि वो एक फेयर एस्टिमेट है। अगर मैं कम पैसा निकालूं, अगर मैं 7.5% निकालूं, तो ये 20 करोड़ कम से कम 25-30 करोड़ हो जाएगा क्योंकि वो बाकी पैसा कंपाउंड हो रहा है। आई वांट टू, यू वांट टू सी, आई विल शो यू। एफडी में प्रैक्टिकली टैक्स कटता है ना 7.5, टैक्स तो मैं गिन नहीं रहा हूँ इसमें कहीं भी। नाउ सी द डिफरेंस, ये देखो। वापस आ गए हम लोग, 1 करोड़ 75,000, 14.5%, 30 ईयर्स। तो मैं 7.5% रिटर्न पकड़ता हूँ। 7.5% मतलब 7.5% ऑन 1 करोड़, विच इज 63,000। अगर मैं 63,000 निकाल रहा हूँ, विच इज ओके, ये है आपका एफडी का रिटर्न 1 करोड़ पे, है ना। तो उसमें देखो मेरा ये हो गया ना 26 करोड़, उसमें और 6 करोड़ मेरे को मिल गए। तो मेरा कंपैरिजन है एफडी वर्सेस एसडब्ल्यूपी, नॉट रियल एस्टेट वर्सेस एसडब्ल्यूपी, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट से एसडब्ल्यूपी को कंपेयर करोगे तो आप और बुरी तरह गड्ढे में गिरोगे। मैं आपको छोटे गड्ढे में गिरने से बचा रहा था। अगर आप रियल एस्टेट इसमें घुसाओगे, रायते में गुलाब जामुन डालोगे, तो बहुत बड़े गड्ढे में गिरोगे, अंदर भी खाने में मजा नहीं आएगा, और रियल एस्टेट वालों की तो पूरी हवा निकल जाएगी। इंडिया में रियल एस्टेट महंगा है बिकॉज डिमांड कोविड के बाद बढ़ गई है और सप्लाई भी बढ़ गई है, लेकिन अभी डिमांड मैच कर रहा है। बहुत जल्द जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वही होगा जो 2013 से 2021 तक हुआ, 8 साल। रियल एस्टेट के भाव एक लिमिट तक बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे कोई लिमिट नहीं है क्योंकि कंपनीज कीप ऑन कमिंग गोइंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, फंड मैनेजर सब कुछ करता है, चर्निंग करता है, अपना फंड चेंज करता है। म्यूचुअल फंड होल्डर्स के लिए वो प्रेशर में जीता है। तो ये फर्क है। इसीलिए आई एम नॉट सेइंग कि ये करो वो मत करो, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है, देखो, जो 25-30 साल के यंग है, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज आप सबको अपने पेरेंट्स का एक घर तो मिला होगा। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग दैट। घर किसने खरीदा था? पहले के जनरेशन में जिनके पास शायद पुश्तैनी घर सबके पास नहीं थे। तो पहले 1975, 80, 85 वालों का एक मेजर गोल क्या होता था कि यार एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। याद आया गाना? वो इसीलिए वो टाइम ऐसा था। अच्छा, उस टाइम 1990s में फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में 15% रिटर्न मिलता था। पूछना अपने फादर से, इसीलिए उनका फेवरेट प्रोडक्ट है फिक्स डिपॉजिट। उस जमाने में फिक्स डिपॉजिट में 15% रिटर्न मिलता था, तो वो लोग बेचारे स्टॉक मार्केट में क्यों आएंगे? आज हम लोग स्टॉक मार्केट में 15% कंपाउंडिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको पुराने जमाने के एफडी का रिटर्न मैच करना है। आज एफडी का रिटर्न आधा हो गया ना, 7.5% हो गया या 8% हो गया, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 9-10% हो गया, और क्या। और पीपीएफ, मेरा मुंह मत खुलवाइए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो 7.2% है टैक्स फ्री के नाम पे। ये है टैक्स फ्री। वो भी एक जमाने में 12-13% होता था। तो कम, अगर आप मुझसे किसी भी चीज को लेके बोलोगे तो मैं तथ्य पे बात करूंगा, और फिर मैं आपको, मतलब आप उस पोजीशन में आ जाओगे कि आपके पास फैक्ट होंगे ना, तो आई बिलीव इन फैक्ट्स। सो डोंट कंपेयर दीज टू। और मैं खाली एक दो कमेंट्स को नहीं, मैं जनरली ये वीडियो बनाना चाहता था लंबा वाला, क्योंकि आज संडे है। आप आईपीएल देख के वैसे भी बोर होने वाले हो, क्योंकि आपको भटकाने के लिए ये सब टैक्टिक्स होते हैं। तो कितना क्या करोगे आप सब? चेन्नई वर्सेस मुंबई का मैच देखोगे, थोड़ा फाइनेंशियल अपने घर की स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सोच लोगे तो अच्छा है, क्योंकि डोंट फॉरगेट, वो प्लेयर्स करोड़ों रुपए कमा के घर चले जाएंगे,
आप अपने हजारों रुपए की टिकट खर्चा करके आपको कल ऑफिस जाना है मंडे को, और वो संडे, आप सब अग्री करोगे, संडे शाम का जो डिप्रेशन होता है, जो हर वर्किंग फैमिली मेंबर को फील होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल्स को थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हेड ऑफ द फैमिली अगर होंगे तो, बट दोनों को होता है। वो संडे शाम को 7:30 8 बजे वाला प्रेशर को हटाने के लिए आप इंडल्ज कर रहे हो, एस्केप ढूंढ रहे हो। कुछ लोग गलत हैबिट्स में फंस जाते हैं, कुछ लोग आईपीएल में, कुछ लोग पहले चैंपियंस ट्रॉफी में, बट वो मूल मुद्दा वही है, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। क्योंकि आपकी ईएमआई चल रही है, तो ईएमआई चलाने के लिए आप काम कर रहे हो, जितनी जल्दी आप ये सत्य समझ जाओगे उतनी जल्दी उसका सोल्यूशन निकलेगा। उसका सोल्यूशन एक ही है, अपने पैर से ज्यादा चादर मत फैलाइए। ईएमआई पट्टा है, पट्टा। मैं वो वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन पट्टा जिसके गले में बांधा जाता है वही है पट्टा। इसीलिए प्लान आउट योर फाइनेंसेस बेटर। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है, तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए या दिखाने के लिए दूसरा घर लेके ऐसा मत बोलिए कि वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। रियल एस्टेट इज सपोज टू बी कंजम्पशन आइटम। आप उसमें रहते हो, आप जी रहे हो, आप मेंटेनेंस भर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।